गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने पढ़ा था चैप्टर के कुछ क्वेश्चन वगैरह किए थे और अब इसके आगे जो क्वेश्चंस हैं वो हम आज कंप्लीट करेंगे। 7-8 क्वेश्चन जो बाकी रह गए हैं, फिर उसके बाद अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो एक उन क्वेश्चन को एक बार हम देख लेते हैं, तो ध्यान से देखना। चैप्टर नंबर 2 जो दूसरा पार्ट था 10th स्टैंडर्ड संज्ञेय शक्ति, उसके कुछ क्वेश्चन बाकी थे। देखो अति लघुत्तम प्रश्न जो है वो हमने कर दिए थे। अब निबंधात्मक प्रश्न, ये निबंधात्मक बोले तो ये कोई इतने बड़े आंसर नहीं है, ये छोटे 1-2 लाइन के ही आंसर हैं, ठीक है। तो ये इसमें पहला प्रश्न जो था निबंधात्मक में से, कथायां वर्णितम व्याध कृत्यम शब्देषु लिखत। ये कथा में वर्णित जो व्याध के किए हुए जो कार्य हैं उनके शब्दों, उनके बोले हुए जो शब्द हैं उनका उल्लेख करना है। उन्होंने क्या क्या बोला है, क्या क्या बताया, क्या क्या काम किया उसने, तो वो अपने शब्दों में उसमें लिखना है, संस्कृत में लिखना है। चित्रग्रीव दूसरा प्रश्न है, चित्रग्रीव कपोतान किम अवबोधयत। तो चित्रग्रीव ने कबूतरों से क्या कहा या कबूतरों को चित्रग्रीव ने क्या समझाया, क्या समझाइश की थी। जो कबूतरों का जो राजा था चित्रग्रीव, उन्होंने अपने जो बाकी जो कबूतर थे उनको, उन लोगों को क्या समझाया था, तो उसके बारे में क्या क्या समझाए हैं वो 1-2 लाइन के अंदर कंप्लीट करना है, आंसर लिखना है। तीसरा प्रश्न है, कपोता कथम सिद्धि प्राप्तवन्तः, कि उन्होंने, कबूतरों ने किस प्रकार जो है वो सिद्धि को प्राप्त किया, यानी सफलताएं प्राप्त की, किस प्रकार सफलता प्राप्त की थी, वो घटना क्या हुई, ऐसा क्या किया उन्होंने जिससे उनको वो सफलता प्राप्त हुई थी। तो वो भी इसका आंसर आपको लिखना है, उस चैप्टर में ही है, ढूंढेंगे मिल जाएगा। कहानी मैंने आपको समझा दी थी, अगर आपने एक पॉइंट टू पॉइंट अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपको आंसर मिल जाएगा, पता होगा कहाँ इसका आंसर है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब पढ़ाते हैं ना, जब समझाते हैं चैप्टर, तब आप लाइन टू लाइन रहें और उसको समझते रहें। अगला प्रश्न चौथा, कि चित्रग्रीव अवहेलनीय कपोत संदर्भ किम उक्तवान, कि चित्रग्रीव के अवहेलना के संदर्भ में कबूतर ने क्या कहा था, उसकी जो अवहेलना की गई थी उसमें क्या कहा गया था, वो एक वाक्य था, श्लोक जैसा था, वो देखना आप, उसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये इसके कुछ आंसर्स हैं, वो आप लिख देना। निबंधात्मक प्रश्न है, कोई निबंध नहीं है, बड़े नहीं है, 1-2 लाइन के ही हैं वो, ठीक है। अब कुछ व्याकरण से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। अब व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न है इसके अंदर। ये अपना पाठ जो है, दूसरा पाठ है संज्ञेय शक्ति, उसमें से हैं ये व्याकरण के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न व्याकरण का है, देखिए, अधोलिखितेषु धातु लकार पुरुष वचनानाम निर्देशम कुरुत। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें पद लिखे हुए हैं, धातु लकार पुरुष और वचन, ये फाइंड आउट करना है आपको, पता लगाना है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ आएगा, यहां पर कोई पद लिखा हुआ आएगा, उस पद का फाइंड आउट करना है कि ये कौन सी विभक्ति है, कौन से लकार का है, कौन से वचन का है और कौन से पुरुष का है। ये आपको फाइंड आउट करके इस कॉलम में लिखने, प्रत्येक का कॉलम बना हुआ अलग अलग, उसमें लिखना है। जैसे एक मैं आपको बता देता हूं, ये है पदम, ठीक है, फिर कॉलम है धातु का, ठीक है, फिर कॉलम है लकार का, ठीक है, फिर कॉलम है पुरुष, ठीक है, फिर है वचनम। ये कॉलम बने हुए हैं। अब इसमें आपका पद लिखा हुआ आएगा, निवसंति, ये पद लिखा हुआ है, ये पद लिखा हुआ है। अब आपको पहचानना है, करना क्या, आपको पहचानना है कि ये जो पद है, ये जो पद है, ये व्याकरण के क्वेश्चन है। ये व्याकरण के प्रश्न है, इसमें पद लिखा हुआ निवसंति। अब इसमें पहचानना है कि ये कौन सी धातु है, धातु कौन सी धातु है इसमें है, मूल शब्द क्या है इस धातु का, ठीक है, वो इसके नीचे यहां लिखना है। जैसे निवसंति के अंदर ये धातु होगी आपके बेटा वस धातु। कौन सी धातु है इसमें,
निवसंती वस धातु है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में लकार पूछ रहा है, कौन सा लकार है, तो आपको लिखना है लट लकार, ठीक है। फिर आपको पूछ रहा है पुरुष कौन सा है, क्या पूछ रहा है, पुरुष कौन सा है, धातु हो गया, लकार हो गया, पुरुष। पुरुष का पता लगा रहे हैं, यहां से पता लगेगा, ठीक है, इससे पता लगेगा पुरुष कौन सा है, ये प्रथम पुरुष है, ठीक है। और निवसंती वचन कौन सा है, ये बहुवचनम। अब इनको आपने क्योंकि पिछली कक्षा के अंदर पढ़ा है और उससे भी पिछली कक्षा के अंदर पढ़ा है आपने, इसलिए मैं आपको टोटली ऐसे नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा, आपको याद होगा, क्योंकि ये तो बेसिक चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा, करवाऊंगा। आपने किए होंगे लट लकार, लट लकार के अंदर पुरुष, ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जैसे निवसंती वाला ले लो या पट वाला ले लो, तो पट धातु का पठती, पठतः, पठन्ति, मध्यम पुरुष एक वचन, पठसी, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। तो इसके जैसे ही सेम टू सेम चलेंगे ये लकार लट, लट लकार, इसके जैसे ही चलेंगे। तो आपको कोई भी एक लकार लेना है, कोई भी एक लकार ले लो, पट ले लो, वद ले लो, लिख ले लो, भव ले लो, कोई भी ले लो। उन लकारों के आपको 5 लकार याद करने हैं। कितने लकार? 5 लकार आपको याद करने। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार और रिट लकार, ये 5 लकार हैं। 5 लकारों को आपको एक धातु लेकर के, कोई भी एक धातु लेकर के उसको याद करना है। कोई भी धातु बोले तो इसमें पट धातु ले लो, तो पट धातु के 5 लकार आपको याद करने हैं एनी हाउ। और पांचों के पांचों लकार, पांचों के पुरुष, वचन, ये सब याद होने चाहिए आपको और कंठस्थ होने चाहिए, ये ध्यान रखना। तो इसके आधार पर ही हम उसको कर सकते हैं। निवसंती, पठंती, ये देखिए आप कौन सा वचन आ रहा है, इसमें बहुवचन आ रहा है, तो हमने यहां पर वचन बहुवचन कर दिया है, ठीक है। पुरुष कौन सा आ रहा है, इसमें पठंती में कौन सा पुरुष आ रहा है, प्रथम पुरुष आ रहा है, तो हमने प्रथम पुरुष किया है यहां पर, ठीक है। लकार देखिए, इसकी तरह सेम टू सेम चलने वाला लकार लट है, तो हमने लट लकार किया है, सेम टू सेम चलने वाला है। अब धातु है तो धातु अलग अलग होगी, ध्यान रखना, ठीक है। निवसंती की धातु होती है, मूल धातु होती है वस, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह से hमें करना है। उसी प्रकार से अपश्यत, अपश्यत लिखा हुआ है, अपश्यत, अपश्यत। अब अपश्यत जो है, अब आपको ध्यान होना चाहिए, जब कभी भी अ आ जाता है पहले, तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए कौन सा लकार होगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा जानकारी तो होंगी आपको। तो अ अगर यदि प्रारंभ में आता है, स्टार्टिंग में आता है, तो समझ जाना चाहिए वहां पर कौन सा लकार होगा, लंग लकार होगा। कौन सा लकार होगा, लंग लकार, ये ध्यान रखना। अ आगे आ गया है। और धातु कौन सी है, अब धातु, अब पश्यत, पश्यत में, पश्यत जब रूप चलता है, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यतः, पश्यत, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः, तो ये पश्यत रूप चलता है। लेकिन इसकी मूल धातु क्या है, मूल धातु क्या है, ये बहुत विशेष ध्यान देने वाली बात है, ध्यान रखना। मूल धातु है दृश्य। कौन सी धातु है,
दृश्य धातु है। इस पश्यत की मूल जो धातु है वो दृश्य है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह से आपको करने हैं। तो धातुओं को एक बार आपको, आपके पास बुक है, गाइड है, उसमें से एक बार आपको गाइड जो क्या है, गाइड से आपको थोड़ी हेल्प मिल जाती है। तो उसमें देखें आप धातुओं के मूल धातु के जो शब्द हैं वो देखें आप, है ना। तो उससे हमको आइडिया लग जाता है, पता लग जाता है, ठीक है, कि जब धातु में रूप चलेगा तो उसका रूप चेंज होगा कि नहीं होगा, या सेम रहेगा। जैसे पट धातु है तो पट धातु का सेम टू सेम वो चेंज होता नहीं है। वो पट धातु है तो पट का पट ही चलता है, पट वही रूप चलता है। लेकिन मूल धातु दृश्य है, अब उसको अगर लट लकार में अगर करेंगे तो इसका दृश्य का जो है वो रूप चेंज हो जाता है पश्य में। किसमें चेंज हो जाता है? पश्य में चेंज हो जाता है, पश्य में चेंज हो जाता है। तो पश्य के अंदर जब चेंज करेंगे तो इसका रूप चलता है पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यतः, पश्यत, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः, ऐसे रूप चलता है उसका। अब इसका वापिस लिट लकार के अंदर दृश्य धातु का जब लिट लकार लिखेंगे तो अपने वापिस पूर्ण मूल शब्द के अंदर वो लिखा जाता है, यानी इसी के अंदर लिखा जाएगा, दृश्य के अंदर। फिर पक्ष नहीं होगा, फिर पश नहीं होगा। तो द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्याव, द्रक्ष्याम, फिर उस तरह से वो वाला रूप चलता है उसके अंदर, ध्यान रखें। तो मूल रूप में आ जाता है वापिस, कौन से लकार के अंदर? लिट लकार के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आपको व्याकरण के जो क्वेश्चन है वो आपको सोच समझ करके इसको करना है। एक बार उनको चीजों को देखें, याद करें, फिर उसके बाद करना है। तो अपश्यत वाला है, दृश्यति वाला है ना, ये देखो ये आ गया दृश्यति। फिर उसमें पश्यामी है, बबुबु है, उवाच है, अकरोत है, इन सबको देखें आप। अगला प्रश्न है व्याकरण का दूसरा, शब्द विभक्ति वचना नाम। अब विभक्ति और शब्द बताने उसके अंदर, जैसे कि पहला लिखा हुआ तीरे, पद लिखा हुआ तीरे। अब तीरे कौन सी विभक्ति है? मैंने आपको बताया था राम शब्द रूप सप्तमी विभक्ति। अब सप्तमी विभक्ति में कौन सा कारक आता है? काउंट करो, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की, अधिकरण में पे पर, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति आ रही है, देखो अधिकरण के अंदर, है ना। तो सप्तमी विभक्ति के अंदर देखिए राम है, सप्तमी विभक्ति आ रहा था, इसमें भी सेम टू सेम है, तीर है, एक ही मात्रा आ रही है ना। तो यहां पर मूल शब्द है हुआ तीर, विभक्ति कौन सी होगी? सप्तमी, और वचन कौन सा होगा? एक वचन, रामे, सप्तमी विभक्ति एक वचन, ठीक है। उसी तरीके से तीरे सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो इस तरह से आपको इनकी विभक्ति और वचन को लिखना है और मूल शब्द को लिखना है। शब्द क्या है? पक्षीण, तो पक्षीण होगा, है ना। चंद्रमसी, तस्मीन, व्याधेन। अब तस्मीन जो है वो तत्शब्द रूप है, ध्यान रखना। व्याधेन, वने, सर्वे, इस प्रकार से आप, क्योंकि आपने ये पहले पढ़े हुए हैं, मैंने पढ़ाए हुए हैं, अच्छी तरह से आपको पढ़ाए थे, याद करवाए थे, लेकिन फिर भी आप एक बार रिपीट करें, उसको देखें, लर्न करें। अगला प्रश्न संधि विच्छेद है। जब संधि जब करवाएंगे उस समय इस टॉपिक को हम जरूर साथ में लेंगे, फिर भी आपने पढ़े हुए हैं। फिर इसके बाद समास, ये बाद वाला टॉपिक है, ये भी बाद में करवाएंगे आपको। अब इनमें प्रत्यय वाला आ गया, अभी ग्रामर के टॉपिक के ये क्वेश्चन है प्रत्यय। तो अभी फिलहाल आप ये लकार वाला काम कीजिएगा, आपका होमवर्क है, ये ध्यान रखना। ये क्या होमवर्क है आपका? 5 लकार, ये आपको लर्न करना है, ध्यान रखना। होमवर्क है आपका 5 लकार, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, वापिस उधर क्या पता नहीं। 5 लकार, कौन सी धातु? कोई भी पट धातु ले लो, ठीक है। 5 लकार पट धातु, ये आपके लिखने हैं और अच्छे तरीके से इसको याद करना है। जहां हलंत है वहां हलंत लगाना, जहां हलंत नहीं है वहां हलंत मत लगाना, जहां विसर्ग है वहां विसर्ग लगाना, जहां विसर्ग नहीं है वहां मत लगाना, ये ध्यान देना आप। और जिस पुरुष वचन के अंदर वो लिखा हुआ उसी पुरुष वचन में लिखना, एक्सचेंज मत कर देना उसको, नहीं तो पूरा चेंज हो जाएगा, ये वाक्य ही चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। तो इसको जैसे लिखा हुआ जिस ढंग से, उसको उसी ढंग से आपको लर्न करना है, ध्यान दें। अब चलते हैं आज हम द्वितीय पाठ की तरफ। द्वितीय क्या? तीसरा पाठ है? तीसरा पाठ आपका स्वराष्ट्र गौरवम, स्वराष्ट्र गौरवम। अपने राष्ट्र के बारे में है, अपने राष्ट्र के गौरव के बारे में है। देखो भाई, एक बार मैं लिख देता हूं, स्वराष्ट्र
राष्ट्र गौरवम। पाठ नंबर 3। ठीक है, ये वो होमवर्क था, मैं आपको लिख देता हूं यहां पर एक बार फिर से। पठ धातु लट लकार, अरे सॉरी, पठ धातु 5 लकार, राइट एंड लर्न। ठीक है, तीसरा पाठ सौराष्ट्र गौरवम। सौराष्ट्र गौरवम ये आप अपना 10th स्टैंडर्ड में 3rd चैप्टर है। अपने राष्ट्र के गौरव के बारे में, अपना राष्ट्र, हमारा राष्ट्र। तो एक हिंदी में एक वक्तव्य कहा गया है, एक दोहा बना हुआ है, चौपाई बनी हुई है ऐसी। कहा गया, ठीक कहा गया, क्या कहा गया सुने आप ध्यान से, कि निज भाषा निज देश में जुनून कछु अभिमान। निज भाषा और निज देश में जुनून कछु अभिमान, 100 जन्मियों योनि में जन्मियों व्यर्थ जहान। यानी कि अपनी भाषा, अपने देश में जो जन्मा हुआ है, अगर उसको अपने देश की भाषा और अपने देश पर अगर गर्व नहीं है, गौरव नहीं है, तो उस देश में जन्मा हुआ वो व्यर्थ है, वो कोई काम का नहीं है। क्योंकि वो अपनी भाषा और अपने देश के ऊपर भी उसको गर्व नहीं है, उसके अपने देश के प्रति सम्मान नहीं है, तो वो उस देश के लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए अपने देश का और अपनी भाषा का पूर्ण उसको सपोर्ट करना चाहिए, हमेशा उसका साथ देना चाहिए। तो निज भाषा निज देश में जुनून कछु अभिमान, 100 जन्मियों योनि में जन्मियों व्यर्थ जहान। इसलिए अपने राष्ट्र के बारे में अपने हमेशा गौरव में रहना चाहिए और हमेशा गर्व मानना चाहिए कि मैं भारत देश का हूं, मैं इस भारत देश का, हिंदुस्तान का मैं निवासी हूं। क्यों? क्योंकि अब हम पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा कि हम भारत देश को महान क्यों मानते हैं। क्योंकि वैसे भी इतिहास में बताया गया है कि इस भारत को सबसे ज्यादा लूटा गया है। इस सारे दुनिया के जो देश है ना, अधिकतर सारे देशों ने भारत में आकर के साले लूट के गए हैं। भारत कभी भी, ये हिंदुस्तान कभी भी किसी अन्य देश के अंदर जाकर के कभी नहीं गए ही नहीं, ना कभी वहां से कभी लूट करके लाया है, कभी नहीं गया। आज भी उस समय लूटे हैं, आज भी भारत देश को लूट रहे हैं दुनिया के लोग। कैसे लूट रहे हैं? हमारी संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति को आज वो दुनिया वाले, दूसरी दुनिया वाले वो अपना रहे हैं, हमारी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को है। अब देखिए कई ऐसे अंग्रेज जो है ना, वो हमारे इंडिया के अंदर कई जो भगवानों के भजन करते हैं, वो यहीं रह रहे हैं, भारत में ही रह रहे हैं, छोड़ दिया अपना देश, यहीं रह रहे हैं, भजन कर रहे हैं। पता नहीं उनको क्या, कौन सी बुद्धि उनके काम आई है, पता नहीं वो कौन से, किसमें वो मग्न हो गए, ऐसा क्या देवी शक्ति ने उसको बदला है, पता नहीं क्या किया, नहीं मालूम। हम देखते हैं, आप YouTube पे जाके वीडियो देखिए कि आपको पता चल जाएगा, है ना, कि कितने ऐसे जो बाहरी देश विदेशी लोग जो हैं वो हमारे भारत के अंदर बस गए हैं और भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, आज भी अपना रहे हैं, और वो सुख समृद्धि से जी रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है स्टूडेंट्स कि आज हम भारतीय होते हुए भी हम दूसरी विदेशों वाली चीजों को अपना रहे हैं। ये तो अभी आपने देखा ही होगा, जो अभी मोदी जी ने बड़ा धमाका कर दिया है, तो कई ऐसे एप्लीकेशन जो है वो उड़ा दिए गए, बंद कर दिए, बैन कर दिए गए हैं, तो उससे थोड़ा बहुत फायदा हुआ है ना, थोड़ी थोड़ी हमदर्दी आई है भारतवासियों के प्रति, भारत के प्रति, हिंदुस्तान के प्रति। तो ऐसा हमें कंटिन्यू में आगे करता रहना है, भूलना नहीं है। तो ये जो, इसीलिए ये सोने की चिड़िया यूं नहीं कहा जाता था भारत को, भारत सोने की चिड़िया थी और है और रहेगी, क्योंकि इसको हमेशा से तदंतर पर्यंतर तक उसको लेते रहेंगे, यहाँ का गुण गान, यहाँ के जो विद्याएं हैं वो सब लेते रहेंगे। तो उसके बारे में ये भाई चैप्टर है सौराष्ट्र गौरवम। तो मेरा कहना यही है, अपने देश को, अपने देश के बारे में सोचें, अपने देश के बारे में गर्व करें, सम्मान करें, हमेशा उसको अपने दिल और दिमाग में हमेशा रखें। तो हम सौराष्ट्र गौरव को हम पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर वेदों के अंदर से उनको कुछ श्लोकों, मंत्रों को यहाँ पर लाया गया। उनमें से एक एक कुछ वेदों, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, उन वेदों में से, रामायण में से, गीता में से, कहीं न कहीं है सूक्त, अग्नि सूक्त है, पुरुष सूक्त है, उन सूक्तों में से कुछ श्लोक जो है, मंत्र जो है यहाँ पर लाए गए। तो उसके अंदर भी हमने भारत देश के बारे में बताया गया, समझाया गया, लिखा गया है। तो इसको हमें समझना
है। तो एक बार हम उसको विवेचना एक बार देख लेते हैं, इसकी शुरुआती क्या है, किसके बारे में है, फिर उसके बाद हम पाठ चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अस्माकं चिंतने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीना विद्यते। देवस्योपि या राष्ट्रे राजन्य यजुर्वेदः वयं राष्ट्रे जागृयाम यजुर्वेदः अहम राष्ट्रीय संगमनि वसु नाम ऋग्वेदः इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु राष्ट्र शब्दस्य प्रयोगेन एतत् स्पष्टम अस्ति। स्पष्ट किया गया है, क्या कहा गया है, अस्माकं चिंतने हमारे विचार में, हम सभी के विचार से राष्ट्र की जो अवधारणा जो हमारी जो बनी हुई है वो बहुत ही प्राचीन यानी बहुत पुराने समय से ये बनी हुई है हमारे हर एक भारतीय के अंदर, कि वेदिष्यो भी और वेदों में भी ये बताया गया, लिखा गया, क्या लिखा गया है, बताया गया है कि राष्ट्र राजन्य, ये यजुर्वेद के अंदर बताया गया है। वेद है ना, आपको पता है ना वेद है कितने प्रकार के हैं, हाँ, तो उन वेदों के अंदर एक यजुर्वेद है, तो उसके अंदर लिखा हुआ बताया गया क्या, राष्ट्रीय राजन्य, कि राष्ट्र में क्या है, क्षत्रिय है, ये इसका मीनिंग है भाई। राष्ट्रीय राजन्य, राजन्य राजा कौन बनता था, राजा हमेशा क्षत्रिय बनता था, क्योंकि ये वर्ण जो संकर किए गए थे उसमें जो क्षत्रिय जो वर्ण था वो हमेशा राज्य यानी राजा को ही उपलब्ध होता था। तो राष्ट्रीय राजन्य, राष्ट्र में क्षत्रिय है। वयम राष्ट्रीय जागृयाम, ये भी यजुर्वेद में लिखा गया है, वयम राष्ट्रीय जागृयाम, हम सबको राष्ट्र के बारे में जागृत रहना चाहिए, हम सबको राष्ट्र के बारे में जागृत रहना चाहिए। विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, मैंने अभी जो इसके बारे में थोड़ा आगे बताया था ये वही चीज है, वयम राष्ट्रीय जागृयाम, हमें राष्ट्र के बारे में जागृत रहना चाहिए, मतलब उसका सम्मान करना चाहिए, मान रखना चाहिए। अहम राष्ट्रीय संगमयी वसु नाम, ये ऋग्वेद में कहा गया है, ऋग्वेद में ये देव ने कहा है, धरती माँ ने क्या कहा है, मैं वाग्देवी हूं और मैं धन की प्रदात्री हूं, यानी अहम राष्ट्रीय, मैं वाग्देवी हूं, मैं इस राष्ट्र की हूं, और संगमयी वसु नाम, और मैं धन की दात्री हूं, मैं धन देती हूं, ये धरती माँ खुद कहती है। इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु राष्ट्र शब्दस्य प्रयोगेन एतदम स्पष्टम अस्ति, इत्यादि प्रकार के जो बहुत सारे ये मंत्र जो बताए गए हैं वेदों के अकॉर्डिंग, ये राष्ट्र शब्द को प्रयोग में स्पष्ट कर देते हैं कि ये राष्ट्र के प्रति जो भावना है उसको स्पष्ट कर देती है ना। तो वेदों के अंदर भी हमारा भारत, हमारे देश के बारे में, इस महान देश जो है हमारा हिंदुस्तान, इसके बारे में बताया गया है। अस्मदीय राष्ट्र संबंधी अवधारणा अर्वाचीना पश्चिम आगत्य इति ये मन्यते ते तु वस्तुतः भ्रांत्या नाम संति। ये जो अवधारणाएं हैं हमारे राष्ट्र से संबंधित, जो किन लोगों ने बहुत ही बताया गया कि पश्चिम से आई गई है, तो ये जो अवधारणाएं जो बताई गई है ना, जो मानते हैं ना, ये सब भ्रांति है। क्या है, ये सब भ्रांति के वहां से आई है, यूं से आई है, वहां से आई है, वहां से आई है, नहीं, ये हमारे इस देश की भाषा, इस संस्कृति से सब जुड़े हुए हैं, ये जो देव देवी सब इसी से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे भारत, हिंदुस्तान, हमारे भारत राष्ट्र से ही जुड़े हुए हैं। यदि वो अगर पश्चिम से अगर दूसरी जगहों से अगर आए हुआ बताया गया है तो वो उसकी भ्रांति कही गई है, मानी गई है। अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पहले तो आज वो क्वेश्चन जो करवाए थे वो आपको करना है होमवर्क में, मैंने बता दिया है। पठ धातु के 5 लकार को लिखना है, लट, लोट, लंग, विधिलिंग और धृत लकार, 5 लकार, 5 ही धातु, पठ धातु लिखना है और याद करना है, अच्छे ढंग से कंठस्थ याद करना है, ध्यान रखना। अब ये होने के बाद हम इसके बारे में आगे बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।